Hello, class 8. Today we are going to discuss improving soil fertility. So, how we can improve the fertility of soil? That is a very important aspect of agriculture. When crops are grown in fields year after year, the soil becomes deficient in nutrients and less fertile. जब साल दर साल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो सॉइल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है और फिर वो सॉइल क्या होता है, लेस फर्टाइल हो जाता है. सेवरल थिंग्स कैन बी डन टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो फिर क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं. दीज इंक्लूड्स एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल एंड अडॉप्टिंग सर्टेन मेथड्स ऑफ फार्मिंग. व्हाट आर दीज मेथड्स? तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है. अब हम लोग जानते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करके हम फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बट कुछ फार्मिंग पैटर्न्स हैं, फार्मिंग मेथड्स हैं जिनको भी अडॉप्ट करके हम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ा लेते हैं. ऐसे ही कुछ मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे. ठीक है. उसमें सबसे पहला है फैलो फील्ड. फैलो फील्ड कहते हैं, आप जानते होंगे, जो खेतों को हम परती छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं उगाते हैं, तो इसी को कहते हैं फैलो फील्ड. यानी फील्ड को फैलो छोड़ देना, परती छोड़ देना, उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं उगाना. टू लीव अ पीस ऑफ लैंड फैलो मीन्स नॉट टू कल्टिवेट इट फॉर वन और मोर सीजन. एक दो सीज़न उसको कुछ भी नहीं उगाते, उसमें उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इससे क्या होता है, फील्ड को अपनी जो फर्टिलिटी है वो रिगेन करने का पूरा मौका मिल जाता है. टू दिस हेल्प द सॉइल रिगेन फर्टिलिटी बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होते हैं उसको सड़ा गला करके वो पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है, इसके थ्रू वो फर्टिलिटी को गेन करता है. उसका दूसरा है क्रॉप रोटेशन. नाउ डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. कई बार क्या होता है कि एक ही फील्ड में हम एक ही तरह के सब्सटेंस को उगा रहे होते हैं, तो उससे जो वो प्लांट उग रहा है वो जो न्यूट्रिएंट लेता है वो न्यूट्रिएंट तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट, उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम धान उगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और धान उगाने में, चावल के उगाने में मान लीजिए कि सोडियम की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो सॉइल से सोडियम एकदम ख़त्म हो जाएगा. क्यों? साल दर साल हम उसमें वही चावल उगा रहे हैं, तो सोडियम तो पूरा ख़त्म हो गया होगा, लेकिन वहाँ पोटेशियम बचा हुआ है, नाइट्रोजन बचा हुआ है, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम एक तरह के फसल उगा रहे हैं. तो इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर एक तरह का न्यूट्रिएंट एकदम से ख़त्म होता है, लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं. तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन करना ज़रूरी होता है कि एक बार चावल उगा लिया, फिर गेहूँ उगाते हैं, फिर दाल का खेती करते हैं, और फिर जब दाल की खेती कर रहे होते हैं तब तक चावल वाला न्यूट्रिएंट वहाँ रिगेन कर रहा होता है ना. तो वन क्रॉप आफ्टर अदर उगाने से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है. सो different crops have different nutrient requirement. If you grow the same crop in the same field season after season, the soil becomes deficient in the set of nutrients needed by the crop. It is better to grow one crop in one season and another crop in the next season. इससे क्या होता है कि जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का वो बना रहता है. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड और द सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन क्या है आप समझ गए, ये आपका क्रॉप रोटेशन. ठीक है. उसके बाद आइए, यूजुअली अ क्रॉप लाइक पैडी और वीट विच यूजेस अप लॉट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्टर्ड विद पल्सेस. कई बार क्या होता है, जैसे पैडी या वीट हम उगाते हैं तो इसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट जो है वो उसकी खपत होती है, तो फिर इसको
ऑल्टरनेट करके हम क्या करते हैं, इसमें दाल का प्लांट उगा करके और उसको उसी में फिर छोड़ देते हैं, सो दैट कि सड़ गल करके ये जो है जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई थी वीट उगाने से, वो उसको वापस मिल जाता है। ठीक है। समटाइम्स 3 और 4 क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन। कई बार 3-4 क्रॉप हम एक साथ रोटेशन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से उगाते हैं। सम क्रॉप रोटेशन पैटर्न्स आर मेज़ मस्टर्ड, मेज़ के बाद मस्टर्ड उगाते हैं। राइस के बाद पल्स जूट उगाते हैं। एंड राइस व्हीट और पल्स के साथ मस्टर्ड भी उगाते हैं। तो ये रोटेशन की पॉलिसी है कि कैसे कैसे उगाने से न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल्ड होते रहते हैं अपना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये एक क्रॉप रोटेशन बहुत ही अच्छा मेथड होता है। कम समय में, कम सीज़न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप वापस मिल जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम कैसे अपने उसको क्या नाम है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं वो देखते हैं। पल्सेज आर ग्रोन इन ऑल्टरेशन विद न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स बिकॉज दे इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। ये हमने ऊपर में देखा कि पल्सेस को जो है हम ऑल्टरेट करके उस क्रॉप के साथ उगाते हैं, उसके बाद जस्ट बाद जो न्यूट्रिएंट डिमांडिंग होती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट जिसका खपत करता है, ऐसे क्रॉप्स को उगाने के बाद तुरंत हम पल्सेस उगा करके उसको न्यूट्रिएंट की भरपाई करते हैं, सो दैट कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रिटेन रख सके। द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स कॉल्ड लेगुमिनस प्लांट्स। इस तरह के दाल वाले जो पौधे होते हैं उनके रूट्स जो है वो काफ़ी माने जाते हैं कि इसके रूट जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टर कहते हैं राइजोबैक्टर। लेगुमिनस प्लांट्स जो इस तरह के दाल वाले पौधे होते हैं उनके रूट्स में फॉर्म अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन विद सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोबैक्टर वगैरह भी है, राइजोबियम। तो लेगुमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, इनके जो रूट्स हैं ये एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन फॉर्म करते हैं सॉइल बैक्टीरिया के साथ। सॉइल में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ एक संधि करते हैं, एक एसोसिएशन करते हैं। और इस एसोसिएशन में क्या होता है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया जो हैं जो सॉइल में होते हैं उनके साथ लेगुमिनस प्लांट्स के रूट जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। एंड द बैक्टीरिया इंटर द रूट थ्रू द रूट हेयर्स एंड ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द रूट। तो अब सॉइल से वो बैक्टीरिया कहाँ जाता है, इस लेगुमिनस प्लांट के रूट में। ठीक है। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब जो बाहर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको लेकर के गया वो कहाँ, प्लांट में, और वहाँ जा कर के वो क्या करता है, अमोनिया फॉर्म करता है। अमोनिया NH3 आप देख रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजन है, N इज़ फॉर नाइट्रोजन एंड H इज़ फॉर हाइड्रोजन, विच द प्लांट यूजेस टू मेक प्रोटीन्स। अब इस नाइट्रोजन को यूज़ करके प्लांट क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स that are useful for plants is called नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन को जब भी डिफाइन करना होगा तो आप यही लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दैट आर यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन रिटर्न द बैक्टीरिया गेट शुगर। और इसके वापसी में बैक्टीरिया को क्या मिलता है, मैंने कहा ना ये म्यूचुअल एसोसिएशन बनता है। तो म्यूचुअल एसोसिएशन में इसने नाइट्रोजन दिया उसको कि भाई लीजिए आप प्रोटीन बनाइए, तो उसके वापसी में बैक्टीरिया को प्लांट से क्या मिलता है, शुगर। कौन सा शुगर, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट बनाया होगा रूट्स में, और वहाँ से इसको रूट्स लीव्स में बनाया होगा और लीव्स से इसको फ्लोएम होकर के मिलता है वापस रूट को। तो ये दे देता है बैक्टीरिया को कि ये लो शुगर, तुम खाओ पियो मस्त रहो। एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू लिव इन। तो एक तो शुगर मिलता है और एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है इसको रहने के लिए। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोंट्स आप पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लास 8 में। ठीक है। अभी आगे तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे
इसी क्लास में, तीसरा चैप्टर में। मैं क्लास 8 बोल दिया चूँकि क्लास 8 ही है ये। तीसरा चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि सिम्बायोंट्स क्या होते हैं। सिम्बायोंट्स वो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोसिस करके अपना खाना पीना चलाते हैं, ये उसको मदद करेगा। लाइकेंस है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे आगे देखेंगे इसको। सिम्बायोसिस कहलाता है। तो सिम्बायोसिस को भी डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि द म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिम्बायोसिस। लाइकेंस इसका एग्जाम्पल है, LICHENS, लाइकेंस। ठीक है। When a plant die, the bacteria when a plant dies, the bacteria and a large part of nitrogen fixed by them is released into the soil. When a plant dies, जब कोई प्लांट मरता है, ठीक है, the bacteria and a large part of the nitrogen fixed by them is released into the soil. अब जब कोई प्लांट मरेगा तो जो बैक्टीरिया है, लार्ज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन है जो कि फिक्स किया गया था इस बैक्टीरिया के द्वारा, वो रिलीज़ हो जाते हैं कहाँ, वापस सॉइल में। दिस बेनिफिट्स अदर प्लांट्स। अब ये नाइट्रोजन दूसरे प्लांट्स को मिल जाएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2/3 ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय लेगुमिनस क्रॉप, जैसे कि बीन्स है, पीज है, ग्राम है और इस तरह के, इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो कहता है कि लगभग 2/3 ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय लेगुमिनस प्लांट आर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट क्रॉप, यानी आगे जो क्रॉप उगेगा उसके लिए 2/3 नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है। तो इसके लिए हमको देखना होगा नाइट्रोजन साइकिल को। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल। द बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स आर नॉट द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट प्लांट कैन यूज़। कहता है कि केवल सिर्फ ये बैक्टीरिया ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो और भी हैं जो इस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देर आर मेनी अदर बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इन द सॉइल द डू सो। तो ये भी सॉइल में यही काम करता है। ठीक है, अब आप इस पूरे फिगर को देखिए, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कैसे कैसे क्या करता है। लिविंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइटनिंग और ये सब जो होता है उस टाइम में भी ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद कई बार सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है चूँकि एयर कांटेक्ट में रहता है सॉइल के, है ना। डेथ एंड डिकेइंग जो डिकम्पोजिशन होता है ग्रास का, प्लांट्स का, तो उस टाइम में भी ये नाइट्रेट्स में चेंज हो जाते हैं। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सक्रीटा एंड एनिमल्स, जो मैमल्स हैं उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, डेफिकेशन आप समझते हैं, जो फीकस होता है उसके अंदर से भी चीज़ें निकल के आती हैं और फिर वो नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है, ये जो नाइट्रोजन है। तो इस तरह से आप पूरे साइकिल में आप देखिए, ग्रास को फिर कौन खाता है, एनिमल, तो डायरेक्टली वो एनिमल के इसमें चला गया और एनिमल एक्सक्रीटा से वापस कहाँ जाएगा, वो सॉइल में। तो नाइट्रोजन अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर से, चाहे वो ग्रास होकर के हो या चाहे एनिमल होकर के हो, ये वापस नाइट्रेट्स बन के सॉइल में जाता है और सॉइल से फिर ये एस्केप होकर के वापस एयर में। तो ये पूरा साइकिल है। सो सम कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और अमोनिक एसिड, एमिनो एसिड्स, जिससे कि प्रोटीन बनता है। सम कन्वर्ट अमोनियम सॉल्ट्स इनटू नाइट्राइट्स एंड सम कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। प्लांट्स एंड एनिमल वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड विदाउट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के रिएक्शन में हेल्प ना करे, प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करे, कोई भी ऑर्गेनिज्म ढंग से सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग भी जितने इंजरीज़ होते हैं उसके जो रिपेयर वाले वर्क है वो इसी अमाइनो एसिड से होता है। क्योंकि अमाइनो एसिड का काम क्या है, अमाइनो एसिड का काम है प्रोटीन बनाना, है ना। उसी से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, एंड यू नो द होल प्रोसेस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग।
इन द एनिमल्स स्पेशली। तो ये चीज़ें हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो इसलिए ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं यहाँ पर, और फिर वो उनको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जहाँ से वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। प्लांट्स यूज इन नाइट्रेट्स अवेलेबल इन द सॉइल टू मेक प्रोटीन्स एंड एनिमल डिराइव दिस प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स व्हेन दे ईट देम। तो इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, इस नाइट्रेट्स जो अवेलेबल होते हैं सॉइल के अंदर, उससे वो प्रोटीन बना लेते हैं, और उस प्लांट को ह्यूमन बीइंग या जो भी एनिमल्स है वो खाते हैं तो उनको मिल जाता है ना। व्हेन प्लांट्स एनिमल डाई, जब ये मर जाते हैं तो द नाइट्रोजन कंपाउंड्स लॉक्ड इन देयर बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस अमोनिया इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। और फिर से ये कहाँ चला गया, कहाँ से आया, कहाँ था, सॉइल से। तो सॉइल से फिर ये जब एनिमल या प्लांट्स डाई करता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो बॉडी में लॉक्ड होते हैं, ये वापस कहाँ चले गए, अमोनिया में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फिर से खा जाएगा और कहाँ क्या कर देगा, ये नाइट्रोजन को सॉइल में डालेगा। अमोनिया इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया, और फिर नाइट्रेट से वो नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में। सो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय लाइटनिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये आप टेबल में देख सकते हैं, इसी का डिस्क्रिप्शन है आगे। ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ नेक्स्ट पेज पर। सो देर इज अ रिवर्स प्रोसेस इन नेचर विच रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द एयर। अब ये चीज़ें नाइट्रेट से वापस जो है एयर को जाएगा। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, और वहाँ से नाइट्रोजन खाली होकर कहाँ चला जाएगा, एयर में। सम बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल ब्रेक डाउन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू गेट एनर्जी। अब जो नाइट्रेट्स बन करके सॉइल में आया है, वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है, उस पर काम करता है, उसको तोड़ता है। उस नाइट्रेट्स को क्यों तोड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए इस नाइट्रेट्स को तोड़ेगा। और जब ये नाइट्रेट्स को तोड़ेगा तो उसके अंदर से क्या होगा, नाइट्रोजन निकल के हवा में। तो जहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जहाँ से चला था वापस कहाँ पहुँच गया, एयर में वापस। तो ये पूरा साइकिल है। ठीक है। All these processes can be summed up. All these processes can be summed up as a continual cycling of nitrogen from the air to the soil and to the living world. Together they form the nitrogen cycle that is very much evident in figure point 1.7, the nitrogen cycle. Now, I think it is 18 minutes. So this is whole for today's class. Tomorrow we'll discuss from biofertilizer. Okay, thank you.